अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज से हम मैथमेटिक्स की क्लास 10 के मैथमेटिक्स की रिवीजन क्लासेस का आगाज़ कर रहे हैं। आज हम चैप्टर 1 के बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे। इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स में हमें दो चीज़ें सीखनी हैं, नंबर सिस्टम और सेट्स। सेट्स भी कि आप को पता है कि नंबर्स के लिहाज से कुछ टाइप्स होती हैं और कुछ सेट्स की नेचर के लिहाज से टाइप्स होती है। इसी के साथ साथ हम इस चैप्टर के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करेंगे और एंड में हम आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताएंगे जो जो एग्जाम में आते रहते हैं या आ सकते हैं। तो हम अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा, आपको पता है कि नंबर जो हैं बुनियादी तौर पर दो तरह के होते हैं, रियल नंबर्स और इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर वो तमाम नंबर्स हैं जो नेगेटिव हैं, पॉजिटिव हैं, ज़ीरो हैं, इवन वो जो इनके दरमियान हैं। आपको पता है कि ये हमारी एक रियल नंबर लाइन है जिसका सेंटर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, राइट साइड पर 4 है और लेफ्ट साइड पर -1, -2, -3, -4। इन सारे नंबर्स को हम इंटीजर्स कहते हैं। अच्छा, इनमें किसी भी दो कंसिक्यूटिव इंटीजर्स के दरमियान, जैसे 0 और 1 के दरमियान, अगर आप देखें तो 0 और 1 के दरमियान जो है आपके पास तकरीबन 9 निशानात लगाए जा सकते हैं। इसके 10 हिस्से किए जा सकते हैं। इस तरह से आप इसके 10 हिस्से कर सकते हैं। तो इसमें अगर आप इसके दो पार्ट्स लेते हैं तो ये 2 आउट ऑफ 10 होता है, यानी 1/5 होता है इस 0 से लेकर 1 तक की पूरी लाइन का। इसी तरह अगर आप इसके 3 हिस्से लेते हैं तो ये होगा 3/10। तो याद रखिएगा ये भी नंबर रियल नंबर लाइन पर हैं, इसलिए ये जो फ्रैक्शंस में नंबर हैं ये नंबर भी रियल नंबर ही शुमार किए जाते हैं। अच्छा, आपको ये ज़हन में रखना है कि रियल नंबर्स की भी दो टाइप्स होती हैं, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स। अच्छा, रैशनल नंबर्स अपने नाम से बिल्कुल वाज़ेह है कि रैशनल नंबर्स जो हैं ऐसे नंबर्स होते हैं जो दो इंटीजर्स के दरमियान रेशो को जाहिर करते हैं। फर्ज कीजिए एक इंटीजर p है, दूसरा q है, तो ये जो है ये रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स को q से क्यों जाहिर करते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि दो नंबरों का जो रेशो है बुनियादी तौर पर कोशेंट कहलाता है। ये कोशेंट की वजह से q जाहिर किए जाते हैं। अच्छा, p/q में p भी इंटीजर है और q भी इंटीजर है। यहाँ एक बुनियादी शर्त है कि p/q में q जो है वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, वरना होगा क्या कि आपकी वैल्यू अनडिफाइंड या इनफिनाइट हो जाएगी। ठीक है ना? तो रैशनल नंबर्स जितने भी हैं वो हमेशा याद रखिएगा रेशो की सूरत में लिखे जाते हैं, जबकि इर्रेशनल नंबर्स रेशो की सूरत में नहीं लिखे जाते। इरेशनल नंबर्स जो हैं वो दरअसल प्राइम नंबर, पॉजिटिव प्राइम नंबर्स का स्क्वायर रूट, क्यूब रूट या फोर्थ रूट इस तरह से होते हैं। यहाँ पर हमने इरेशनल नंबर्स को जाहिर किया स्क्वायर रूट, स्क्वायर अप टू √3, √5, √6, √7, इवन √8 जो प्राइम नंबर नहीं है, √8। अच्छा, √9 जो है वो 9 रूट से बाहर आ जाता है, √10 है, √11 है। वो तमाम नंबर, ये तमाम नंबर्स जो हैं आपके कहलाते हैं इरेशनल नंबर्स। वजह उसकी ये है कि इनकी जो वैल्यू है वो आप एग्जैक्ट फाइंड नहीं कर सकते। जैसे √2 1.414 और उसके बाद आगे ये कंटिन्यू रहता है और टर्मिनेट नहीं होता। ये नॉन टर्मिनेटिंग, √2 जो है नॉन टर्मिनेटिंग
वैल्यू है। इस तरह √3 जो है अगर आप देखें तो 1.732 एंड सो ऑन, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यू है। अच्छा, अगर इसी तरह √5 है, इसी तरह पाई की वैल्यू भी याद रखिएगा 1.41 उसके बाद कॉलम 5 है एंड सो ऑन। तो पाई की 3.1 पाई की वैल्यू जो है वो आपको पता है कि आपने अप्रोक्सीमेटली से 22/7 का कह रखा है, हालांकि ये 22/7 के तकरीबन बराबर है, एग्जैक्ट इक्वल नहीं है, और ये 3.1415 एंड सो ऑन है पाई की वैल्यू। तो पाई को भी हम इरेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इसी तरह नेचुरल लॉगरिथम का जो बेस है जिसे एक्सपोनेंट कहते हैं, वो एक्सपोनेंट जो है 2.7 एंड समथिंग है, ये भी नॉन टर्मिनेटिंग यानी कभी खत्म ना होने वाला नंबर है। और इसमें एक और भी खूबी है जो मैं अभी आगे चल के दोबारा से अभी आगे चल के एक्सप्लेन करूंगा। हम इसे बाद में समझेंगे, और इससे पहले हम ये मिटा दिया। देखिए, रैशनल नंबर्स की दो टाइप्स होती, इंटीजर्स आप जानते हैं। अच्छा, इंटीजर्स को z से क्यों जाहिर किया जाता है? किसी जर्मन साइंटिस्ट मैथमेटिशियन का नाम जैलन था, गालबन z से शुरू होता था। तो इस तरह के तमाम नंबर्स जो रियल लाइन पर हैं, फ्रैक्शन में नहीं हैं, नॉन फ्रैक्शन हैं, नेगेटिव हैं, जीरो है या नेचुरल है, ये नंबर हैं, इन नंबरों को जो है वो इंटीजर्स का नाम दिया गया। दूसरी टाइप रैशनल नंबर्स की जो है वो फ्रैक्शंस या डेसिमल है। फ्रैक्शन का मतलब क्या हुआ? 1/2, ठीक है ना, 1/3, 2/5, 7/6, 5/7। अब इसी तरह डेसिमल नंबर्स क्या हैं आप जानते हैं, इसको अगर आप कन्वर्ट करते हैं, 1 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 0.5 आता है, 2 को 5 से डिवाइड करते हैं तो 0.4 आता है, 7 को 6 से डिवाइड करते हैं तो आप डिवाइड करके देखें अगर 7 को 6 से डिवाइड करते हैं, इस तरह से आप डिवाइड करते हैं, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये 6 1 जा 6, यहाँ 1 बचा कि आपने 0 लिया, यहाँ पॉइंट लगा दिया, 6 1 जा 6, आपने माइनस किया, ये 4 बचा। 6 का टेबल आप फिर पढ़िए, 6 6 जा 36, फिर 4 बचा। अब ये 6 6 6 6 चलता ही रहेगा। याद रखिएगा ये भी नॉन टर्मिनेटिंग नंबर है। 5/7 करके देखिए, हो सकता है ये भी चलता रहे। अच्छा, अब इनके एग्जैक्ट जो है वो डेसिमल्स नहीं बताए जा सकते, जैसे वो 1.1666666 चलता जा रहा है। जबकि अगर आप 3/4 करते हैं तो 3/4 जो है 0.75 है, टर्मिनेट हो जाता है, इसकी डिवीजन कंप्लीट हो जाती है, एंड हो जाती है। चुनांचे वो तमाम कुछ दो तरह के यहाँ नंबर होते हैं, वो जिनकी डिवीजन मुकम्मल हो जाए, और दूसरे वो तमाम जिनके डिवीजन मुकम्मल ना हो। जिनकी डिवीजन मुकम्मल हो जाती है उन्हें हम टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का नाम देते हैं, टर्मिनेटिंग नंबर फ्रैक्शन नंबर्स का नाम देते हैं, और वो जिनकी डिवीजन कभी कंप्लीट नहीं होती, जो कभी टर्मिनेट नहीं होते, उनको हम नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस का नाम देते हैं। तो जनाब, हमारे पास इस तरह से जो फ्रैक्शंस हैं उसकी दो टाइप्स हो जाती हैं। एक टाइप है टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, जैसे टर्मिनेटिंग फ्रैक्शंस, और दूसरी टाइप जो है हमारे पास आती है नॉन टर्मिनेटिंग फ्रैक्शन। लेकिन इनकी एक खूबी और भी होती है कि ये रिपीटेड फ्रैक्शंस होते हैं, इनके पॉइंट के बाद जो डेसिमल नंबर्स हैं वो रिपीट होते हैं, कंटिन्यूसली रिपीट होते चले जाते हैं, इसलिए हम इन्हें
ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर्स हैं, उनको हम रैशनल नंबर कहते हैं। रैशनल नंबर इसका मतलब है तीन तरह के हुए। एक तो सीधे सीधे नंबर, चाहे वो नेगेटिव हैं, ज़ीरो है, होल नंबर हैं, नेचुरल नंबर्स हैं, या नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ये सारे जो होल नंबर्स हैं, ये सारे जो हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। दूसरे अपान वाले नंबर। अपान वाले नंबर याद रखिएगा हमेशा रैशनल नंबर होते हैं, लेकिन इनकी दो किस्में होती हैं। वो नंबर अपान वाले जिनकी डिवीजन मुकम्मल हो जाती हो, यानी जिनकी डिवीजन टर्मिनेट हो जाती हो, ख़त्म हो जाती हो, पॉइंट के बाद 2-3 डेसिमल या 1 डेसिमल, 2 डेसिमल, 3 डेसिमल के बाद उनका आंसर मुकम्मल हो जाता हो, या वो नंबर जो जिनकी डिवीजन कंप्लीट ना होती हो, पॉइंट के बाद उनके डेसिमल नंबर्स चलते ही चले जाएं, तो ऐसे नंबरों को भी हम कहते हैं, ऐसे नंबरों को भी हम जो है वो रैशनल नंबर्स कहते हैं। इर्रेशनल नंबर्स याद रखिएगा, एक खास पैटर्न होता है रैशनल और इरेशनल में, एक खास डिफरेंस होता है। जैसे हमारे पास 1.3333, ये एक दरअसल आप जानते हैं ये हम एक्चुअली 4/3 के बराबर है, और ये कंटिन्यू है। चूंकि ये कंटिन्यू, इसलिए हम पॉइंट के बाद वालों की वजह से इन्हें रेकरिंग नंबर्स का नाम देते हैं। यानी रेकरिंग नंबर का मतलब है कि वो जो रिपीट होते चले जाते हैं। अगर फ़र्ज़ कीजिए इन्हें हम स्टॉप करना चाहते हैं, तो आप जब चाहें आखिरी 3 पर बार लगाकर स्टॉप कर सकते हैं, हत्ता कि आप 1 के बाद पॉइंट लगाइए और उसके बाद 3 के ऊपर बार लगा दीजिए। ये इस तरह इन्हें स्टॉप किया जा सकता है, लेकिन ये स्टॉप होते नहीं हैं। इनमें एक खास पैटर्न होता है 3-3-3-3 जो चलता जा रहा है। इसी तरह याद रखिएगा कि हमारा जो 22/7 है, अगर आप इसे डिवाइड करके देखें तो ये 3.142, उसके बाद जो है गालबन मुझे ये याद नहीं है, 5, 7, 8 ऐसे ही है कुछ, तो यानी 6 डेसिमल के बाद ये 1, 4, 2, 5, 7, 8 इस तरह से ये रिपीट होता है। इसलिए हम इसको भी रैशनल नंबर ही कहते हैं, इरेशनल नहीं कह सकते। इरेशनल नंबर क्या होते हैं? इरेशनल नंबर वो होते हैं जिनमें पॉइंट के बाद डेसिमल नंबर्स जो हैं उनमें कोई खास पैटर्न पाया ना जाए। यानी अगर फर्ज करें कि आपका एक वैल्यू 3.01001070139 इस तरह से चलती जा रही है, या आपके पास अगर आप गौर करते हैं तो √2 की वैल्यू जो है 1.414, और उसके बाद जो नंबर हैं अगर आप देखें तो ये सारे डिफरेंट हैं, इनमें कोई खास पैटर्न नहीं पाया जाता। इस वजह से हम इनको नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग नंबर्स कहते हैं। यानी इनमें दो खुसूसियात हैं, एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और दूसरा ये नॉन रिकरिंग है। तो इमेजिनरी नंबर्स याद रखिएगा, ऐसे इरेशनल नंबर्स याद रखिएगा कि नंबर 1 ये फ्रैक्शन में नहीं होते, यानी P/Q की हालत में दो इंटीजर्स के रेशो के बराबर नहीं होते, नंबर 1। नंबर 2, ये हमेशा रूट, स्क्वायर रूट, क्यूब रूट, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट की शक्ल में होते हैं, और ये नॉन रिपीटिंग डेसिमल पर मुश्तमिल होते हैं, नॉन रिपीटिंग या नॉन रिकरिंग डेसिमल पर मुश्तमिल होते हैं, और ये भी नॉन टर्मिनेटिंग होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब हमें थोड़ा सा जल्दी सेट्स की, नंबर्स वाले सेट्स की टाइप्स को सीखना है, जो बहुत आसान है इसी बुनियाद पर। अच्छा, आप जानते हैं सेट जो है क्या है? द कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, यानी यूनिक ऑब्जेक्ट्स का जो है ये कलेक्शन है।
यूनिक का मतलब क्या है? नंबर यूनिक होते हैं, अल्फ़ाबेट्स यूनिक होते हैं, ठीक है ना। सब्जेक्ट्स के नाम आपके जो सिलेबस में आपकी किताबें हैं, सब्जेक्ट्स के नाम जो है वो यूनिक होते हैं, लोगों के नाम जो है यूनिक होते हैं, सीजन्स के नाम जो है यूनिक होते हैं। लेकिन अगर आप कहते हैं कि चीज़ों की क्वालिटी के लिहाज से सेट बनाया जाए, फॉर एग्जांपल अच्छे लोगों, 5 अच्छे पड़ोसियों का सेट, एक ही गली के 5 अच्छे अफराद का सेट, एक ही क्लास के 6 जीनियस बच्चों का सेट, है ना। इसी तरह आप बनाते हैं कि पाकिस्तान की क्रिकेट टीम के 5 बेहतरीन बैट्समैन का सेट, तो आपको पता है कि ये हर आदमी के लिहाज से डिफरेंट है। क्वालिटीज़ का तयन करना हर आदमी के लिहाज से डिफरेंट है, इसलिए ऐसी चीज़ों का सेट नहीं बनाया जा सकता जो क्वालिटीज़ की बेस पर हो, खूबसूरती की बुनियाद पर हो, टैलेंट की बुनियाद पर हो। तो ऐसे एलिमेंट्स का सेट, ऐसी चीज़ों का सेट नहीं बनाया जा सकता। हमें बिल्कुल वेल डिफाइंड चीज़ों का सेट बनाया जा सकता है जो हर एक के लिए सेम हो। सेट की जो नंबर के लिहाज से टाइप्स हैं वो हम सीख चुके हैं। रियल नंबर्स का सेट क्या होता है, रैशनल नंबर्स का सेट क्या होता है, इरेशनल नंबर्स का सेट क्या होता है, ये हमने यहाँ डिफाइन किया है। अच्छा, रैशनल नंबर्स के सेट 3 तरह के होते हैं। सेट ऑफ इंटीजर्स हैं, ज़ाहिर नेगेटिव, ज़ीरो और पॉजिटिव नंबर्स हैं इसमें। सेट ऑफ होल नंबर्स हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं। इसी तरह नेचुरल नंबर्स का के जो सेट्स हैं वो ऑड नंबर्स का सेट है, इवन नंबर्स का सेट है, और जनाब आपके प्राइम नंबर्स का सेट है। ये तो आप शुरू से सीखते जा रहे हैं, इसको डिटेल से हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधा जो है वो पास्ट ईयर पेपर्स के एमसीक्यूज की तरफ जाते हैं। इसके लिए हमने इन्हें चैप्टर 1 के तमाम पिछले के पेपर्स के एमसीक्यूज को और उसके अलावा जो एमसीक्यूज हैं उन अहम एमसीक्यूज को टॉपिक वाइज किया है। तो एमसीक्यू नंबर 1 है कि पाई इज अ नंबर, 2009 में आया था। प्राइम है, रैशनल है, इरेशनल है या होल नंबर है। आप जानते हैं कि ये प्राइम नंबर नहीं है, ये रैशनल नंबर नहीं है, बल्कि ये इरेशनल नंबर है। एमसीक्यू नंबर 2, ये जो नंबर्स हैं 2, 3, 5, 7, ये सेट किस किस्म का सेट है? प्राइम नंबर्स का सेट है, होल नंबर्स का सेट है, नेचुरल नंबर्स का सेट है या इवन नंबर्स का सेट है? आप जानते हैं कि ये प्राइम नंबर्स का सेट है, क्योंकि प्राइम नंबर ऐसे सेट होते हैं जो अपने से डिवाइड हो जाते हैं या 1 से डिवाइड होते हैं, अपने से छोटे से डिवाइड नहीं होते। जैसे 2 अपने से ही डिवाइड हो सकता है, 3 अपने से ही डिवाइड हो सकता है, 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये 2 से डिवाइड हो जाता है, 5 प्राइम नंबर है, 6 नहीं है, 7 प्राइम नंबर है। इसी तरह याद रखिएगा कि 1 से लेकर 10 तक 4 प्राइम नंबर आते हैं। इसी तरह 11 से लेकर 20 तक 4 प्राइम नंबर आते हैं। तो जो 1 से लेकर 100 तक की काउंटिंग में 40 प्राइम नंबर्स आएंगे। तो हमारा जो सही जवाब है वो प्राइम नंबर्स है। एमसीक्यू नंबर 3 पर चलते हैं। आप जानते हैं कि ये जो सेट है 2016 में, 14 में, 11 में आया था ये एमसीक्यू। ये सेट 0, 1, 2, 3 ये होल नंबर्स का सेट है। आपको ये होल नंबर्स का सेट है। एमसीक्यू नंबर 4 है, 2015 में आया। अ सेट विच कंटेन्स ऑल द सेट्स अंडर कंसिडरेशन इज कॉल्ड, यानी वो सेट जो मुश्तमिल हो उन तमाम सेट्स के जो अंडर कंसिडरेशन है। ज़रा वो सेट जिससे बहुत सारे सेट्स बनाए जा सकते हों, बहुत सारे जिसके सबसेट हो सकते हों, उस सेट को आप क्या नाम देंगे? अब ज़हन पर जोर दीजिएगा। यूनिवर्सल कहेंगे, नल कहेंगे, सबसेट कहेंगे या नॉन ऑफ दीज? तो इसमें दुरुस्त जवाब आपके पास क्या है? यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट ही वो सेट होता है जिससे तमाम सेट बनाए जाते हैं और उन सेट को कंसिडर किया जाता है। इसी तरह नंबर 5 है द सेट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर्स। तो यहाँ प्राइम नंबर्स के कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हैं। अब आप इन चारों ऑप्शंस में देखिए कि
1 2 3 में 1 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। सी में भी देखिए 1 3 5 1 प्राइम नंबर नहीं है। डी में 2 3 4 4 प्राइम नंबर नहीं है। तो आपके पास प्राइम नंबर जो है वो 3 नंबर्स जो प्राइम नंबर हैं, द सेट ऑफ 3 प्राइम नंबर्स, वो है ऑप्शन बी। इसी तरह नंबर 6 पर है, इसे आपने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। आप जानते हैं सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखा जाता है। यहाँ पर उसके लिए आपको कुछ खास अलामतें याद करना होती हैं। जैसे आपने सीखा था कि ये अलामत जो है एप्सिलॉन की है, ये अलामत सच दैट की है, ये अलामत लेस देन की है, ये अलामत लेस देन और इक्वल की है। ठीक है ना। अब ये अगर आप सिंबल्स याद कर लेते हैं सारी, ये अलामत एंड की है, इसको बट भी कहा जाता है, ये और भी है, ये हम सीख चुके हैं। अगर आप इन अलामतों को अच्छी तरह समझ सकें तो आप जानते हैं कि यहाँ सेट जो है वो स्टार्ट हुआ है 0 से और एंड हुआ है 100 पर। तो इसके हम ऑप्शंस देखते हैं। ये आपका जो है सेट बिल्डर फॉर्म है। याद रखिएगा जो सेट दे रखा है 0 1 2 3 200, ये कहलाती है टेबुलर फॉर्म। इसे हम टेबुलर फॉर्म कहते हैं। इसे रोस्टर फॉर्म भी कहा जाता है। ऑप्शन ए में आपको कहा गया है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स। आप जानते हैं नेचुरल नंबर है ही नहीं, ऊपर जो दे रखे हैं सेट 0 से स्टार्ट हो रहा है, ये तो गलत हो गया। बी है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू होल नंबर। आप जानते हैं 0 से शुरू होते हैं। ए कॉमा के बाद कहा है एक्स इज लेस देन 101, तो ज़ाहिर है 101 से छोटा जो है 100 होता है। इसी तरह सी में भी कहते हैं एक्स सेट बिलोंग्स टू इंटीजर्स। अब इंटीजर्स में तो नेगेटिव भी आ जाते हैं, और 101 से छोटे ज़ाहिर है उसमें 0 भी फिर नेगेटिव भी आएंगे। इसी तरह यहाँ पर x बिलोंग्स टू होल नंबर, लेकिन कहते हैं x इज ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 100। ज़ाहिर है गलत जवाब है। तो सही जवाब क्या है? बी। The Cartesian product of set A and B is written as Cartesian product। इंशाल्लाह जब मैं बोर्ड पर आपको सेट ऑपरेशंस दोबारा से रिवाइज करूंगा तो कार्टेशियन प्रोडक्ट को आप सीखेंगे। आमतौर पर दो सेट्स की मल्टीप्लिकेशन ही है, लेकिन इसमें जो आंसर है वो ऑर्डर पेयर फॉर्म में होता है। तो यहाँ पर आपने कार्टेशियन प्रोडक्ट को ए और बी की, ए डॉट बी ज़ाहिर नहीं करते, ए क्रॉस बी से करेंगे। ए डेल्टा जो है सिमेट्रिक डिफरेंस है। सिमेट्रिक डिफरेंस का मतलब होता है कि ए और बी के वो एलिमेंट्स जो कॉमन नहीं है वो आपने लेने हैं, जो कॉमन नहीं है। बी क्रॉस है, ये भी गलत है। तो आपका सही आंसर जो है ए क्रॉस बी है। नंबर 8 है, इन द रिलेशन दे रखा है, ये आर रेंज नहीं है, ये रिलेशन है। 2 - 3 2 6 2 3 द रेंज ऑफ आर इज। अब रेंज जो है वो आपका रेंज जो है आप ध्यान रखिएगा, ये डोमेन कहलाते हैं और ये जो है ये रेंज कहलाते हैं। ये भी रेंज है, ये भी रेंज है, ये भी रेंज है। ये रेंज क्या है? -3 3 और 6 ये होनी चाहिए। हम देखते हैं तो जनाब इसमें तीनों ऑप्शंस में नहीं आ रहा, तो नॉन ऑफ देम। नंबर 9 है, अब इस रिलेशन में आपको जो है वो ऑर्डर पेयर दे रखे हैं और कहते हैं रेंज बताइए। आपको पता है कि 2 3 4 इसकी नहीं, डोमेन आर बताइए, डोमेन बताइए। डोमेन आप जानते हैं कि आपकी ये जो वैल्यू है जिसे एक्स वैल्यू भी कहते हैं, एक्स वैल्यू को डोमेन कहते हैं, और ये जो वैल्यू ग्राफ पेपर के ऊपर 2 3 4 ये वाई वैल्यू है, इसको रेंज कहा जाता है। तो आपके पास यहाँ पर 1 2 3 आपका जो है थर्ड ऑप्शन ही सही होना चाहिए, सी वाला। ये रेड हो गया। अब हम आते हैं ऑर्डर पेयर पर। आपको ऑर्डर पेयर दे रखा है और कहते हैं एक्स की वैल्यू फाइंड करें, और एक्स की वैल्यू आप जानते हैं यहां से फाइंड की जा सकती है।
यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप जानते हैं 2x जो है वो x प्लस 2 के बराबर है, यानी अगर ये x लेफ्ट साइड पर ले आए तो ये यहाँ आके 2x माइनस x हो जाएगा इज इक्वल टू 2, और 2x में से x निकाल दें तो 2 आंसर आता है। तो अब देखना ये है कि आप क्या ऑप्शंस जो दे रखे हैं, ये 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, इसमें 2 जो है वो रेड होना चाहिए। 11 है कोऑर्डिनेट सिस्टम। अच्छा, कोऑर्डिनेट सिस्टम आप जानते हैं, अगर आप आपने ग्राफ पेपर इस्तेमाल किया है, ग्राफ पेपर में ये x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, और ये माइनस नेगेटिव y एक्सिस है। ये जो फर्स्ट वाला है इनके आपस में y एक्सिस और x एक्सिस के इंटरसेक्ट करने की वजह से 4 कोऑर्डिनेट बन गए। याद रखिएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी डिस्टेंस फ्रॉम y एक्सिस यानी x कोऑर्डिनेट और डिस्टेंस फ्रॉम x एक्सिस यानी y कोऑर्डिनेट दोनों पॉजिटिव होंगे। लेकिन अगर पॉइंट आप सेकंड क्वाड्रेंट में लेते हैं तो उसका x कोऑर्डिनेट नेगेटिव होगा, y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होगा। थर्ड में x नेगेटिव होगा और y भी नेगेटिव होगा। फोर्थ में x पॉजिटिव होगा और y नेगेटिव होगा। अब सोचिए, x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। तो हम चेक करते हैं, ऑप्शन दे रखा है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट, तो सही आंसर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट है। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 11। अब ये देखिए एमसीक्यू जो है 12, एमसीक्यू 12 में आपको बताना है कि ये कौन सा कोऑर्डिनेट है। तो याद रखिए इसका y कोऑर्डिनेट जो है वो पॉजिटिव है ऑर्डर पेयर का, और x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, तो ये सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। 2018 में ये एमसीक्यू आया था, तो सेकंड क्वाड्रेंट इसका पॉजिटिव है। 13 इसका कोऑर्डिनेट बताना है, इसका x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है, x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है यानी राइट साइड पर है, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव है यानी डाउनवर्ड है, इसका मतलब ये फोर्थ क्वाड्रेंट में होगा। ठीक है, फोर्थ क्वाड्रेंट में है। एमसीक्यू नंबर 14। अब एक बात याद रखिएगा कि अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट, अगर कोई पॉइंट x एक्सिस पर है तो उसका y कोऑर्डिनेट जो है वो 0 होगा, और अगर कोई पॉइंट y एक्सिस पर है तो उसका x कोऑर्डिनेट 0 होगा। यानी इस तरह से ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, अगर कोई पॉइंट यहां पर है तो उस पॉइंट की y की वैल्यू देखें, y यहां से शुरू, यहां से x ये ओरिजिन है, उसकी y की वैल्यू तो 0 होगी, लेकिन x की वैल्यू ये जो है ये जो भी है ये होगी। अब इस क्वेश्चन में आपको जो दिया हुआ है, इसमें x कोऑर्डिनेट 0 है, तो सोचिए 2010 2008 में आया था, तो ये हमारे पास कौन से एक्सिस पर है, ये x कोऑर्डिनेट 0 होगा तो कौन से एक्सिस पर होगा, उल्टा सोचना है। वैसे उल्टा नहीं सोचा करते, तो लेकिन यहां बच्चों अगर x कोऑर्डिनेट 0 है किसी पॉइंट का तो वो पॉइंट y एक्सिस पर होगा। इसी तरह एमसीक्यू नंबर 15 है। आप जानते हैं कॉम्प्लीमेंट के क्वेश्चंस हैं। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, किसी भी सेट, फर्ज करें आपके पास एक सेट ए है आपके पास 1 2, और यूनिवर्सल सेट है आपके पास 1 2 3 4। आपने ए डैश करना है तो इसे यूनिवर्सल में से माइनस करेंगे। जब यूनिवर्सल में से माइनस करें 1 2 3 4 में से माइनस हो जाएगा 1 2, तो आप जानते हैं 1 और 2 माइनस हो गया, तो बाकी आपके पास क्या बचा 3 4। अब अगर आपको फिर कहा जाए कि ए डैश का होल कॉम्प्लीमेंट करना है तो आप क्या करेंगे, यूनिवर्सल में से ए डैश को माइनस कर देंगे, और यूनिवर्सल आपका उसी तरह 1 2 3 4 है, तो आपने ए डैश को माइनस किया
3 4 को, तो आपका ये 3 4 जो है इसमें से कट गया, 1 2 बचा। अब सोचिए ये 1 2 क्या था, ये ए ही था। तो आप याद रखिएगा जब किसी सेट पर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो यूनिवर्सल में से माइनस हो जाता है, और फिर जब दोबारा उस पर कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो दोबारा से अपनी असल हालत में आ जाता है। यानी अब इसके आंसर देखते हैं। यानी जब कम बारिश होता है तो कम पानी आता है, और जब ज्यादा बारिश होता है तो ज्यादा पानी आता है। तो हमारे पास इसका ऑप्शन जो है वो ए होगा उसी तरह से। सिमेट्रिक डिफरेंस, मैंने आपसे कहा था ना कि ये सिमेट्रिक डिफरेंस जो है दरअसल दो सेट्स के उन एलिमेंट्स की कॉम्बिनेशन है जो दोनों में कॉमन नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक सेट है, मैं शॉर्ट बता रहा हूं, एक सेट है 1 2 और दूसरा सेट है 2 3। तो इसमें दोनों में कॉमन कौन से हैं? ये कॉमन है 2, दोनों में कॉमन है। फर्ज कीजिए कि एक मुल्क में दो ही फौजी हैं, फौजी 1 फौजी 2। दूसरे मुल्क में भी दो ही फौजी हैं, फौजी 2 और फौजी 3। अब पता ही चला है कि पहले मुल्क का जो फौजी है वो दूसरे मुल्क का भी फौजी है, गद्दार। तो हम जब इनका सिमेट्रिक डिफरेंस करते हैं तो बड़ा आसान है कि हम जो नॉन कॉमन वैल्यूज हैं उन्हें दोनों की नॉन कॉमन वैल्यूज को लिखते हैं। और इसके पीछे लॉजिक क्या है? सिंपल है कि आप इन दोनों का पहले फाइंड करते हैं यूनियन। तो आप जब फाइंड करते हैं यूनियन तो 1 2 3 आता है। फिर आप इनका क्या करते हैं? इंटरसेक्शन। तो कॉमन वैल्यू इनकी क्या निकली? 2। फिर हम इसमें जो यूनियन है 1 2 3 उसमें से इंटरसेक्शन को माइनस कर देते हैं तो हमारे पास 2 निकल गया, 1 3 आ गया, वही आंसर। तो सिमेट्रिक डिफरेंस फाइंड करने का एक और भी सिंपल सा मेथड है। ए डेल्टा बी इज इक्वल टू ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी, तो होता ही है, याद रखो। इसके अलावा एक और होता है ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए। तो अब हम इसके ऑप्शंस देखते हैं। अंदाजा तो हो गया होगा, ए भी नहीं है, बी भी नहीं है, सी भी नहीं है, जाहिर है डी है। MCQ नंबर 17, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, अगर सेट ए का हर एलिमेंट इज आल्सो एन एलिमेंट ऑफ द सेट बी, सेट बी के एलिमेंट में भी हो, ए का हर एलिमेंट बी के एलिमेंट्स में भी हो, तो हम ऐसी सूरत में सेट ए छोटा है, सेट बी बड़ा है, तो सेट ए को क्या कहेंगे सेट बी का? तो यहां याद रखिएगा सेट ए को हम सबसेट कहेंगे और सेट बी को हम सुपर सेट कहेंगे। हम ए के बारे में पूछा है, तो ए जो है वो सबसेट है बी का, पावर सेट। If a set has 6 elements, then number of elements in its power set are। याद रखिएगा अगर किसी सेट के पास 6 एलिमेंट्स हैं, n इज इक्वल टू 6, तो पावर सेट में एलिमेंट्स की तादाद मालूम करने का फार्मूला 2 की पावर n हुआ करता है, यानी 2 की पावर 6। अब ये क्या है? 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 6 बार आप मल्टीप्लाई करते हैं, ये 3 बार 2 8 होता है, 8 8 8 64। तुम्हारा आंसर क्या आएगा? 64 आएगा। तो हम इसके भी चेक करते हैं। इसमें 64 हमारा करेक्ट आंसर है।
इसके बाद आप MCQ नंबर 19, इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन अ सेट x इज n, अगर सेट x में एलिमेंट्स की तादाद n है तो द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन px, पावर सेट ऑफ x में एलिमेंट्स की तादाद होगी जाहिर है 2 की पावर n। तो करेक्ट आंसर गुस्से से लाल हो गया, खुशी से लाल हो गया। अच्छा, इसके बाद हम आते हैं आखिरी वाले पर। अच्छा भाई, ये जो प्रॉपर्टी है इसको आपने द सेट A इज इक्वल टू 2 3 5 7 11 इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू। अब आप देखिए कि यहां सिर्फ क्या दे रखे हैं, 2 3 5 7 11 सिर्फ प्राइम नंबर्स दे रखे हैं। क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू यानी इसी के एलिमेंट्स को इसी के एलिमेंट्स में अगर ऐड किया जाए तो प्राइम नंबर ही आना चाहिए। अब हम 2 और 3 को ऐड करते हैं, प्राइम नंबर आता है, लेकिन 3 और 5 को ऐड करते हैं तो आप जानते हैं 2 और 3 क्या होता है, 5 होता है, 3 और 5 क्या होता है, 8 होता है। तो 8 जो है वो क्या प्राइम नंबर है, ज़ाहिर है वो इससे ताल्लुक नहीं रखता, तो ये इस पर एडिशन की प्रॉपर्टी अप्लाई नहीं हो सकती, क्लोज प्रॉपर्टी। इसी तरह अगर आप इन्हीं के एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई करें तो आंसर प्राइम नंबर होना चाहिए। अब 2 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं 6, 6 प्राइम नंबर नहीं है। 2 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 10, 10 प्राइम नंबर नहीं है। इसी तरह अगर आप इन नंबरों को डिवाइड करते हैं तो आंसर इसी सेट में मौजूद नहीं है। जैसे अगर आप 2/3 करते हैं तो यहाँ तो सिर्फ प्राइम नंबर्स हैं ना, 3/2 करते हैं तो यहाँ सिर्फ क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। 7/5 करते हैं यहाँ सारे प्राइम नंबर्स हैं। तो याद रखिएगा अगर वो कहता है द सेट A इज इक्वल टू, ये सेट प्राइम नंबर का दिया, इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू एडिशन भी नहीं है आंसर। एडिशन करने पर इन एलिमेंट्स का क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर आना चाहिए। मल्टीप्लाई करने पर क्या आना चाहिए, अब क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है, क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू डिवीजन भी नहीं है, तो एक आखिरी ऑप्शन बचता है बच्चों, और वो है नॉन ऑफ देम। हाँ, अब तैयार रहिए, ये सबसे अहम पोर्शन है। एक बात याद रखिएगा, आप लॉकडाउन में हैं, अम्मा अब्बा ने घर में कैद कर रखा है, बड़े मज़े की बात है, दिन आपका बड़ा शानदार तरीके से शुरू होता होगा। अब आपकी मर्ज़ी होती है रात को देर तक जागना, आपकी मर्ज़ी है अपनी रूटीन्स को वैसे ही रखना, या अब आपकी मर्ज़ी है कि जनाब आप 5 AM क्लब का हिस्सा बन जाएं। आप जानते हैं फजर की जमात जो है के लिए आपको 5 बजे उठना होता है। चलिए घर में नमाज ही पढ़ना होती है, लेकिन कितना अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौका दिया है कि आप अपनी रूटीन को बेहतर कर सकते हैं। अगर आप रात को जल्दी सोने के आदी हो जाएं, 11 बजे सोने के आदी हो जाएं, क्योंकि दुकानें तो सारी बंद है, अगर आपके अब्बू की दुकान है तो वो तो खुली नहीं, ऑफिस भी सारे ही बंद हैं, वो काम पर तो जा नहीं रहे, इसलिए सबको आदी बनाइए कि वो दिन को 2 हिस्सों में तकसीम करें। एक हिस्सा फजर से जोहर तक का है और दूसरा कैलूला करने के बाद से लेकर इशा की नमाज तक। इशा की नमाज के बाद एक बात याद रखिएगा, मैं बड़ा पछताता हूं मोबाइल का आदी होने की वजह से, कि आपने मोबाइल स्क्रीन नहीं देखनी अगर आपने सोना है वक्त पर। आपने तय कर लेना है कि मैंने मगरिब के बाद या इशा के बाद मोबाइल नहीं देखना, टीवी नहीं देखना, तो आपको बड़ी जल्दी बड़े मजे की नींद आएगी। आप अपने दिन को 2 हिस्सों में तकसीम कीजिए और रोजाना कम से कम एक चैप्टर, कम से कम आप शेड्यूल बना लें, अपना टाइम शेड्यूल बना लीजिए, है ना, कि आपके मैथमेटिक्स के 15 चैप्टर्स हैं, अगर आप रोजाना एक एक चैप्टर भी करते हैं तो 15 डेज में ये 3 बार कंप्लीट हो जाएगा। 15 डेज में एक बार कंप्लीट होगा, आपके पास 45 डेज बाकी हैं, उससे ज्यादा हैं। फिजिक्स के आपके पास 19 चैप्टर्स हैं, आपने कौन कौन सा कई चैप्टर जो है पूरे पूरे करने हैं, सिलेक्टिव करने हैं। अभी हम फिजिक्स को स्टार्ट करेंगे तो उसमें देखेंगे। तो बेटा इसमें सबसे ज्यादा अहम जो है डिमॉर्गन्स लॉ है। पिछले डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो अगर आप देखें, ये मैं गोल्डन भी कर रहा हूं, डिमॉर्गन्स लॉ जो है वो पिछले 10 साल में 5-6 बार आ चुका है। अच्छा, उसके बाद सिमेट्रिक डिफरेंस है, पावर सेट तो आपने देखा है आता है,
आता है, बिल्कुल आता है। इस तरह ऑर्डर पेयर से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करना भी एग्जाम में आता है। कार्टेशियन प्रोडक्ट आता है। इस चैप्टर में आपको सेट्स के ऑपरेशंस के लिए वेन डायग्राम भी सीखना है। इंशाल्लाह मेरा अगला लेक्चर जो है वो वेन डायग्राम से मुतल्लिक होगा, सेट के बेसिक ऑपरेशन से मुतल्लिक होगा, और उससे भी अहम है कि सेट की जो नेचर के लिहाज से टाइप्स हैं। मैं पूरा एक इंशाल्लाह पीरियड लूँगा, सेट की थ्योरी का दोबारा से बोर्ड पर आपको समझाऊँगा और आपके सामने खड़े होकर समझाऊंगा। हालांकि स्माइल तो आती नहीं है, आप लोग होते नहीं हो तो चेहरे पर मुस्कुराहट भी नहीं आती, मज़ा ही नहीं आता। सामने अपने बच्चे ना हो, मैं तो आंखें देख कर पढ़ाता हूँ, आपकी शरारतों को देख के पढ़ाता हूँ, डांट डांट के घूर घूर के पढ़ाता हूँ। तो बच्चों, आप ने ये जो होमवर्क है ये करना है, शेड्यूल बना लीजिए आज ही से। मुझे उम्मीद है कि आपको थोड़ी आसानी हुई होगी। इंशाल्लाह मेहनत कीजिए, रिजल्ट बेहतरीन आएगा। और अगर कोई कमी कोताही आपकी तैयारी में रह गई थी तो वो पूरी कर लीजिए। मेरे इस पढ़ाने में कोई कमी कोताही हो गई हो तो मैं गालबन रात को देर से ये रिकॉर्ड करवा रहा हूँ, थका हुआ हूँ। कल से थोड़ा जल्दी इंशाल्लाह करवाऊँगा। अपना ख्याल रखिएगा, अम्मी अब्बू का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।